हरे शैवाल के बाद में बात करते हैं भूरे शैवाल फियोफाइसी। फियोफाइसी कहें, भूरे शैवाल कहें, ब्राउन एल्गी कहें, या इनको सीवीड या कैल्प के नाम से भी जाने जाते हैं। सीवीड और कैल्प। सीवीड इसलिए कहते हैं कि ये ओशियन में ही मिलते हैं, समुद्र में मिलते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। तो आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे खरपतवार है, समुद्र की खरपतवार, इसलिए इनको सीवीड कहा जाता है। इनके ढेर सारे ऐसे मेंबर हैं जो बहुत ज्यादा शाखित होते हैं और विशाल काय होते हैं, बड़े एरिया में फैले होते हैं। फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है उसके जितने एरिया में भी फैले हो सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कैल्प कहा जाता है। आवास की बात करें तो लवणीय जल में रहते हैं, मीन्स ओशन में मिलेंगे, समुद्र में ही रहते हैं अधिकतर। संरचना की बात करें तो बहुकोशिकीय तंतु में है, मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस है। सबसे बड़ा भूरा शैवाल मैक्रोसिस्टिस होता है, ये लगभग 100 मीटर तक बढ़ जाता है। कैन यू इमेजिन? आप देखिए, सोचिए 100 मीटर तक एरिया में फैला होता है। मैंने बोला आपको कि कुछ भूरे शैवाल ऐसे भी होते हैं जो एक फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है, फुटबॉल का जो मैदान होता है, उतने बड़े एरिया में फैल जाते हैं और उनकी इस प्रॉपर्टी को कैल्प कहा जाता है। पादप काय यदि बॉडी की देखें तो व्रंत होता है, स्टॉक होता है, प्रपर्ण होता है, फ्रोन्ट्स कहते हैं, जिसकी हेल्प से वो कहीं पर जुड़े रहते हैं, उसको होल्ड फास्ट कहते हैं। भूरे शैवाल को लीफी एल्गी भी कहा जाता है, पर्निल शैवाल भी कहते हैं। इनको देखने पर कई बार आपको ये लगेगा कि ये कुछ उच्च पादप एंजियोस्पर्म टाइप के हैं, जैसे देख सकते हैं लैमिनेरिया होल्ड फास्ट है जिससे ये अटैच रहते हैं, ये इस टाइप है, और ये लीफी नुमा पत्ती नुमा जो है इसको फ्रॉन्ट्स कहते हैं। फ्यूकस का डायग्राम ऐसा दिया है। ये तीनों डायग्राम आपके एनसीईआरटी के हैं, एनसीईआरटी में आपको देख लेना है, कहीं ये एग्जाम में आ जाए तो आप पहचान सके कि लैमिनेरिया कौन सा है, फ्यूकस कौन सा है एंड डिक्टियोटा कौन सा है। तो ये तीनों लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा, इनमें स्टाइप होती है, फ्रॉन्ट्स होता है, और जिसकी सहायता से अटैच रहते हैं उसको होल्ड फास्ट कहा जाता है। अब बात करें तो ब्राउन एल्गी भूरे शैवाल में जो बॉडी के चारों ओर एक जिलेटिनस कोटिंग होती है जिसको फाइकोकोलॉइड्स या हाइड्रोकोलॉइड्स कहते हैं, उस कोटिंग की जल धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसको हाइड्रोकोलॉइड्स कहा जाता है। क्योंकि ये एल्गी के अंदर है वो मटेरियल, तो उसको फाइकोकोलॉइड्स भी कहा जाता है। देखिए, ये जो हाइड्रोकोलॉइड्स, फाइकोकोलॉइड्स है, इसको एल्जीन के नाम से, एल्जीनेट के नाम से जाना जाता है। ये एक तो जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा है, और दूसरा ये शैवाल को, भूरे शैवाल को सूखने से व बाह्य आघातों से बचाता है। भाई डेसिकेट होने से, सूखने से बचाएगा, और बाह्य आघातों से भी बचाता है। इस एल्जीन और एल्जीनेट को मानव ने निकाला भूरे शैवाल से, और निकालकर इसका औद्योगिक प्रयोग करना शुरू किया। आज के टाइम में मैं कह सकता हूं कि भूरे शैवाल से मिलने वाला एल्जीन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना खास है कि आपके पूरे दिन भर की जो दिनचर्या है वो इसके बिना, एल्जीन के बिना अधूरी है। तो आप देख सकते हैं कि इस भूरे शैवाल से मिलने वाला ये खास तरह का सब्सटेंस जो पदार्थ है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जा रहा है। एल्जीन का उपयोग आइसक्रीम को गाढ़ा बनाने में किया जाता है। यदि आइसक्रीम में एल्जीन ना डालें तो आइसक्रीम सॉलिड, ठोस नहीं बन पाएगी। जैसे रूम टेम्परेचर पाएगी तो मेल्ट हो जाएगी तुरंत। तो जिन आइसक्रीम में एल्जीन का प्रयोग किया जाता है वो लंबे टाइम तक गाढ़ी या सॉलिड बनी रहती है। इसके अलावा साबुन बनाने में, साबुन जो है, साबुन के जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो बहुत ही तरल होता है, लिक्विड। ये साबुन आपको किसकी फॉर्म में मिलती है? केक की फॉर्म में मिलती है। तो केक में बनाने में, सॉलिड या ठोस बनाने में साबुन को यूज किया जाता है एल्जीन। आइसक्रीम बनाने में, पॉलिश बनाने में, क्रीम बनाने में, प्लास्टिक बनाने में प्रयोग किया जाता है एल्जीन का। आप देख सकते हैं कि एल्जीन का कितना औद्योगिक प्रयोग, कमर्शियल रोल है। बत्तीसी का नाप लेने में एल्जीन का प्रयोग किया जाता है। समझिए कैसे। बत्तीसी डेंटरी मेजरमेंट कहते हैं, डेंटिस्ट के पास होती है। किसी का एक दांत टूट गया है सपोज करिए, तो वहां दांत लगवाना पड़ेगा। तो उस दांत को लगाने के लिए क्या साइज, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कैसे नापे? सिंपल, उस व्यक्ति को एक पीस दिया जाता है साबुन जैसा, एल्जीन होता है, और कहा जाता है इस पे बाइट करें। वो बाइट करता है, सब दांतों के इंप्रेशन आ जाते हैं। जिसका नहीं आता उसी साइज का बनना होता है। इसी को कहते हैं बत्तीसी को मापना। तो बत्तीसी मापने में एल्जीन का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए है।
क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी मिलता है, याद रखें। बीटा कैरोटीन है, फ्यूकोजेंथीन है, जेंथोफिल जो है वो फ्यूकोजेंथीन है, और इसकी अधिक मात्रा की वजह से ही इन शैवाल को भूरा रंग, ब्राउन कलर मिलता है। संचित भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, लैमिनेरिन एंड मैनिटोल। लैमिनेरिन एंड मैनिटोल मिलता है संचित भोज्य पदार्थ, स्टोरेज फूड की फॉर्म में। अलैंगिक जनन चल बीजाणुओं द्वारा, जूस्पोर्स द्वारा होता है। लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी व अंडयुग्मकी, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस टाइप का होता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है कि इनके अंदर जो चल बीजाणु है, चल बीजाणु व युग्मक जो होते हैं वो नाशपाती के आकार के होते हैं। हमने इन चल बीजाणु को कंपैरिजन करने की कोशिश की कि हम हरे शैवाल, भूरे शैवाल एवं लाल शैवाल तीनों में चल बीजाणुओं को देखते हैं या युग्मक को देखें वो कैसे होते हैं। देखिए, हरे शैवाल में इस प्रकार होते हैं और एपिकली ऊपर की साइड में दो फ्लैजिला, दो कशाब होते हैं जो दोनों एक जैसे साइज के होते हैं, समान, हरे शैवाल। भूरे शैवाल में नाशपाती के आकार के पायरिफॉर्म होते हैं और साइड में लगे होते हैं, और देखिए कशाब जो है वो कैसे हैं, अनइक्वल होते हैं, एक बड़े साइज का, एक छोटे साइज का। जबकि लाल शैवाल में किसी भी तरह का कोई सीलिया या फ्लैजिला होता ही नहीं है। ये आपको याद रखना है। जब हम लाल शैवाल को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम बात बताएंगे कि लाल शैवाल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चल बीजाणु नहीं मिलता और युग्मक भी अचल होते हैं, नॉन मोटाइल मिलते हैं। तो यहां पर ये याद रखना है, पायरिफॉर्म नाशपाती के आकार का है और साइड में लगे होते हैं, अनइक्वल साइज के होते हैं। एक्टोकार्पस व कैल्प का जीवन चक्र, जो कि दोनों एग्जाम्पल है ब्राउन एल्गी के, डिप्लोहेप्लोन्टिक होता है तथा फ्यूकस का जीवन चक्र डिप्लोन्टिक है। ये तो हमने बात की थी पहले कि फ्यूकस डिप्लोन्टिक होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में जहाँ जीवन चक्र दिए हैं वहां पर लिखा है लास्ट पैरा में, लास्ट की 2-3 लाइन में, कि एक्टोकार्पस व कैल्प का जीवन चक्र डिप्लोन्टिक होता है। तो प्रायोरिटी पर याद रखें, पहली प्राथमिकता तो आपको एक्टोकार्पस और कैल्प के जीवन चक्र को हैप्लोडिप्लोन्टिक ही मानना है। लेकिन क्या है कि एक्टोकार्पस और कैल्प के जीवन में डिप्लोन्टिक अवस्था की प्रभाविता होने की वजह से इनके जीवन चक्र को डिप्लोहेप्लोन्टिक भी कह देते हैं। इसलिए डिप्लोहेप्लोन्टिक जो लिखा है वो भी गलत नहीं है, लेकिन हैप्लोडिप्लोन्टिक तो एनसीईआरटी नहीं माना है। तो पहली प्राथमिकता आप एक्टोकार्पस एंड कैल्प को देंगे हैप्लोडिप्लोन्टिक, उसके बाद में आप कहेंगे डिप्लोहेप्लोन्टिक, याद रखना है। और फ्यूकस डिप्लोन्टिक जीवन चक्र दर्शाता है। हम एग्जाम्पल्स की बात करें, ब्राउन एल्गी में सार्गसम भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। याद रखें, एक पर्टिकुलर एटलांटिक जो ओशियन है, महासागर, उसमें एक पर्टिकुलर एरिया में तो सार्गसम इतना ज्यादा ग्रो करता है कि उस एरिया में सी का नाम सार्गोसा सी रखा हुआ है। वहां पर जहाज जाने से बचते हैं क्योंकि वहां पर फंसने का डर रहता है। तो सार्गसम का भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैल्प विशालकाय शरीर वाले शाखित शैवालों को, ब्राउन भूरे शैवालों को कहा जाता है। याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना है, कैल्प कोई पर्टिकुलर भूरा शैवाल नहीं है। ऐसे भूरे शैवाल जो बहुत विशालकाय हो और शाखित वृद्धि करते हो, बड़े एरिया में फैले हो, उनको कैल्प के नाम से भी जाना जाता है। लैमिनेरिया भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। इनको निकालकर मवेशियों को खिलाते हैं, जिससे कि मवेशियों के दूध के अंदर आयोडीन की मात्रा, ब्रोमीन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि लैमिनेरिया में अत्यधिक मात्रा में आयोडीन व ब्रोमीन प्राप्त होता है। तो ये ब्राउन एल्गी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। याद रखना है कि ये सीवीड कहलाते हैं, कैल्प भी कहते हैं इनको, ये आपको ध्यान रखना है। इनके आपको डायग्राम याद रखने, फोटो याद रखने जो एनसीईआरटी में दिए हैं, हमने अब बनाए हैं, लेकिन आपको डायग्राम वही याद रखने जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्ट्योटा एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। स्टोर फूड याद रखना है। एल्जीन का रोल याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिलेटिनस सब्सटेंस है, क्वेश्चन बनता है। और इसके अंदर संचित भोज्य पदार्थ लैमिनेरिन एंड मैनिटोल याद रखना है। इनके अंदर बनने वाले चल बीजाणु एवं युग्मक पायरिफॉर्म नाशपाती के आकार के होते हैं, याद रखना है।
एक्टोकार्पस कैल्प का जीवन चक्र याद रखना, हैप्लो डिप्लॉन्टिक होता है। एंड ये कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो ये था भूरे शैवाल के बारे में, या कहें ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी के बारे में जानकारी। इसके बाद में लास्ट हम क्लास पढ़ेंगे शैवाल की, वह है रोडोफाइसी, रेड एल्गी, लाल शैवाल। भूरे शैवाल के बाद अब बात करते हैं लाल शैवाल, रोडोफाइसी। लाल शैवाल सबसे प्राचीन शैवाल माने जाते हैं, एंशिएंट एल्गी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर तीनों जो क्लास है उसको आप एक तरीके से जातीय वर्तीय संबंध पर आधारित जो है अरेंज कर सकते हैं। कैसे? हमने हरे शैवाल को कहा था सबसे एडवांस, और लाल शैवाल को कह रहे हैं सबसे प्राचीन। तो कुछ एवोल्यूशन इस प्रकार हुआ होगा कि पहले लाल शैवाल आए होंगे, फिर भूरे शैवाल, और फिर हरे शैवाल। हरे शैवाल से ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर देन एंजियोस्पर्म। अब क्यों है ऐसा, क्यों कहते हैं कि लाल शैवाल बहुत प्राचीन है? इसके पीछे वजह है कि इनके अंदर मिलने वाला जो पिगमेंट है वो ये बताता है कि ये प्राचीन है। बात करेंगे। इसमें एग्जाम्पल दिया है पॉलीसाइफोनिया, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि पॉलीसाइफोनिया एक रेड एल्गी लाल शैवाल का उदाहरण है। यहाँ पर हमने डायग्राम भी बनाया। डायग्राम हमने एनसीईआरटी से लेकर बनाया है। आप इस डायग्राम को ध्यान रखें ना रखें चलेगा, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर जो बना हुआ है पॉलीसाइफोनिया का फिगर डायग्राम, वो आपको याद होना चाहिए कि आप उसे पहचान सकें देखने पर कि ये लाल शैवाल पॉलीसाइफोनिया का डायग्राम है। लाल शैवाल तथा बीजीए के जीवन काल में, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल भी दे दिए, उनके पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन चक्र को यदि आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, कोई भी चल अवस्था नहीं पाई जाती है। ये नोट कर लें, मार्क कर लें कि लाल शैवाल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चल बीजाणु या चल पुमणु मीन्स युग्मक जो है, नर युग्मक जो है वो चल नहीं होता है। बीजीए के अंदर भी किसी प्रकार का चल बीजाणु नहीं बनता, मीन्स सीलिया और फ्लैजिला का पूरी तरीके से अभाव होता है लाल शैवाल एवं बीजीए के अंदर। आवास की बात करें तो लवणीय जल में मिलते हैं और गर्म स्थानों पर मिलते हैं, जहां पर पानी वार्म हो वहां पर रहना पसंद करते हैं। अपवाद स्वरूप बैट्रेकोस्पर्मम स्वच्छ जल में मीन्स लेक या पोंड में पाया जाता है। संरचना की बात करें तो अधिकांश बहुकोशिकीय हैं। कोशिका भित्ति की बात करें तो जटिल सेलुलोज एवं पैक्टिन की बनी है। यहां पर कोशिका भित्ति में एक खास इंफॉर्मेशन, कोशिका भित्ति सेलुलोज पैक्टिन की बनी है, वो तो और की भी बनी है। जैसे भूरे शैवाल में कोशिका भित्ति में सेलुलोज के अलावा वहां पर एल्जीन मिलता था, वो उनका यूनिक कैरेक्टर था। उसी प्रकार लाल शैवाल में सेलुलोज के साथ मिलता है पॉलीसल्फेट एस्टर, ये एक यूनिक कैरेक्टर है, पॉलीसल्फेट एस्टर। कुछ लाल शैवाल कैल्शियम कार्बोनेट श्रावित व निक्षेपित करते हैं, जो मूंगे की चट्टान परवाल भित्तियों जैसा निर्माण करता है। याद रखें, परवाल भित्तियों का निर्माण एनिमल करते हैं, सिलेंट्रेटा के सदस्य करते हैं, लेकिन शैवाल, इन लाल शैवाल के कुछ सदस्य ऐसा करते हैं कि वो परवाल भित्ति या परवाल ये चट्टानों जैसा, मूंगे की चट्टानों जैसा दिखाई पड़ता है। ध्यान रखें। अब लाल शैवाल में आगे बात करें तो वर्णक की, प्रकाश संश्लेषी वर्णक, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल डी है, बीटा कैरोटीन है, सिंपल है, याद हो जाएंगे। इनके पास फाइकोबिलिन्स जो है टाइप का वर्णक मिलता है, जो एक यूनिक पिगमेंट है, वो है आर फाइकोइरिथ्रिन जो कि लाल रंग का होता है, आर फाइकोसाइनिन जो कि नीले रंग का होता है, ब्लू। ये पिगमेंट सिस्टम आपने कहीं और भी पढ़ा है, मैं आपको याद दिला देता हूं। ये सेम पिगमेंट सिस्टम आपने सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन के नाम से नील हरित शैवाल में पढ़ा है। जी हाँ, बिल्कुल, दोनों में ये पिगमेंट सिस्टम यूनिक है। यही वजह है कि लाल शैवाल नील हरित शैवाल के साथ समानता दर्शाते हैं, और नील हरित शैवाल है प्रिमिटिव, तो इसलिए सीक्वेंस कुछ इस तरह का बना कि नील हरित शैवाल से आए हैं लाल शैवाल, लाल से आए हैं भूरे शैवाल, भूरे शैवाल से आए हरे शैवाल, हरे शैवाल से आए ब्रायोफाइटा, फिर उसके बाद में टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एक और बात ध्यान रखें कि वर्णक के आधार पर बीजीए से समानता है।
सबसे गहराई में मिलने वाले शैवाल लाल शैवाल है। समुद्र के अंदर सबसे गहराई में जहां पर प्रकाश पहुंचता है वहां पर लाल शैवाल ही रहना पसंद करते हैं, उसके अलावा हरे और भूरे शैवाल नहीं रह पाते। उसके पीछे एक वैज्ञानिक वजह है, साइंटिफिक रीजन है, वो आप समझिए। देखिए, ऊपर पानी पर सरफेस पर ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी मिल जाएंगे, रेड भी ऊपर रह सकते हैं, बीच में थोड़ा नीचे ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी मिल जाएंगे, लेकिन बिल्कुल बॉटम में जहां पर लाइट, लास्ट लाइट पहुंचते हैं वहां केवल लाल शैवाल पहुंचते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि लाल शैवाल जो है वो कम तरंग दैर्ध्य वाला, लो वेवलेंथ वाला लाइट यूज करना जानते हैं, कि उनके पास पिगमेंट है R-फाइकोइरिथ्रिन एंड R-फाइकोसाइनिन। यदि लो वेवलेंथ का लाइट, जैसे विब्यूर में बात करें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, यदि उसको यूज करना जानते हैं तो उस लो वेवलेंथ वाली लाइट की एनर्जी, ऊर्जा ज्यादा है, तो उसके जल को भेदने की क्षमता भी ज्यादा होगी, तो वो सबसे गहराई में पहुंचेगी। देखिए, ग्रीन एल्गी कहता है कि हमारे पास लो वेवलेंथ वाली, कम तरंग दैर्ध्य वाली लाइट को यूज करने का कुछ है नहीं, तो इसलिए भैया हम तो ऊपर रहेंगे। ब्राउन भी कहता है, रेड एल्गी कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो लो वेवलेंथ वाली, हाई एनर्जी वाली लाइट को यूज कर सकता है, मेरे पास फाइकोबिलिन्स है, मेरे पास खास तरह का पिगमेंट है जिसे R-फाइकोसाइनिन, R-फाइकोइरिथ्रिन कहते हैं। तो इसलिए इसे नीचे बैठने पर कोई दिक्कत नहीं, इसे पता है कि इसके काम की लाइट, इसके काम का प्रकाश जल को भेदते हुए गहराई में इस तक पहुंच जाएगा। इसी वजह से कहते हैं कि सबसे गहराई में मिलने वाले जो शैवाल है वो है लाल शैवाल। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च मिलता है, ये ग्लाइकोजन के ही जो है अनुरूप माना जाता है। अलैंगिक जनन होता है, अगतिशील बीजाणुओं द्वारा होता है। गलती से भी गतिशील किसी भी प्रकार की संरचना आपको लाल शैवाल में नहीं बतानी है, अगतिशील बीजाणुओं द्वारा होता है। लैंगिक जनन अंड युग्मकी oogamous टाइप का ही है, और अंड युग्मकी में भी याद रखें नर युग्मक अचल होगा, याद रखना है भाई। कई अंड युग्मकी में कहते हैं कि नर युग्मक छोटा होता है और उसमें सीलिया फ्लैजिला, बिल्कुल नहीं, अचल होगा। यहां पर एक खास बात है, निषेचन के पश्चात यहां जटिल विकास देखने के लिए मिलता है। मींस जब नर युग्मक मादा युग्मक मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं तो जाइगोट में कुछ डेवलपमेंट, कुछ विकास देखने के लिए मिलता है मेन बॉडी के बनने से पहले। इसी को कहते हैं निषेचन के पश्चात जटिल विकास, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कहते हैं इसे। अब यहां पर हमने ये कुछ इंफॉर्मेशन लिए, से सबसे लास्ट में पढ़ेंगे यहां पर। अब यहां पर आ जाइए पहले, पॉलीसाइफोनिया जो कि एक मेंबर है इंपॉर्टेंट, उसके अंदर जो जीवन चक्र है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, याद रखना है, पहले भी बताया है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है, एग्जाम में पूछा जा सकता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और या दूसरा देखें तो डिप्लोबायोन्टिक टाइप का भी मिलता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक तो एनसीईआरटी ही बोलती है, तो उसको याद रखना है। अब बात करते हैं आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हार्विएला एक ऐसा शैवाल है जो पादपों के ऊपर रहता है, परजीवी की फॉर्म में रहता है पादपों के ऊपर, इसलिए इसको परजीवी शैवाल कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है। दूसरा पोरफायरा, मार्क कर लें, एनसीईआरटी के अंदर इसका डायग्राम भी दिया है, इंपॉर्टेंट है। एडिबल है, खाने योग्य होता है, भोजन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दो डायग्राम आपको याद रखने हैं, एक तो ये वाला पॉलीसाइफोनिया का, और दूसरा डायग्राम आपको पोरफायरा का, हमने यहाँ बनाया नहीं है, एनसीईआरटी में इसका बना हुआ है, याद रखना है। खाए जाने योग्य है पोरफायरा। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया है, इस ऐसे लाल शैवाल हैं, इनसे खास तरह का सब्सटेंस, पदार्थ मिलता है जिसका औद्योगिक रूप से बड़ा ही प्रयोग किया जाता है। यही वजह है कि इनसे क्वेश्चन एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, वो है अगार अगार। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया ऐसे लाल शैवाल है जिनसे अगार अगार मिलता है। अगार अगार एक ऐसा सब्सटेंस है जो फाइकोकोलॉइड्स व हाइड्रोकोलॉइड्स, जल को धारण करने की क्षमता रखता है। इसका प्रयोग जो टिश्यू कल्चर की लैब होती है, उत्तक संवर्धन वाली जो लैब होती है,
वहां पर पादपों के लिए उगाने के लिए जो कल्चर मीडियम बनाया जाता है उसको सोलिडिफाई करने का काम करता है। मैं सिंपल कह सकता हूं कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए जो संवर्धन माध्यम बनाते हैं, कल्चर मीडियम जो बनाते हैं, वो कल्चर मीडियम अगार अगार के बिना बनना संभव नहीं है। तो कितना इंपॉर्टेंट है। आइसक्रीम को सोलिडिफाई करने में काम करता है, जेली को बनाने में यूज किया जाता है, जस्ट जेली जो है उसमें अगार अगार ही डालते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है कि अगार अगार का सोर्स क्या है या कौन से शैवाल से मिलता है। लाल शैवाल से मिलता है, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। कॉन्ड्रस क्रिस्पस, ये एक आयरिस मॉस कहते हैं इसको, लेकिन मॉस नहीं है, ये तो लाल शैवाल है। इससे एक मिलता है कैरेजिनिन, ये भी एक सब्सटेंस है। इसका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में जिलेटिन एजेंट के रूप में किया जाता है, जिलेटिनस एजेंट के रूप में करते हैं। औषधियों के एक कैप्सूल का खोल बनाने में यूज होता है। कभी बीमार पड़े होंगे तो आपने कैप्सूल खाया होगा, टैबलेट्स के अलावा कैप्सूल, तो वो कैप्सूल का जो खोल होता है वो कैरेजिनिन का बना होता है, और कैरेजिनिन मिलता है कॉन्ड्रस क्रिस्पस से। देखिए, यहां तक बात थी पूरी शैवाल के बारे में। इस लाल शैवाल में 2-3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली इंफॉर्मेशन यदि मैं बात करूं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन याद रखनी है आपको, पॉलीसाइफोनिया एंड पोरफायरा का डायग्राम याद रखना है। दूसरी इंफॉर्मेशन बात करें तो लाल शैवाल में किसी भी प्रकार का चल बीजाणु नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है, चल बीजाणु नहीं मिलता है। तीसरी यदि मैं बात करूं, थर्ड बात करें तो पिगमेंट सिस्टम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, ये आपको याद रखना है, सबसे गहराई में मिलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में इसमें आपको जेलिडियम ग्रेसिलेरिया बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखना है। आपकी एनसीईआरटी में 2-3 बातें शुरुआत में शैवाल को काफी अप्रिशिएट करते हुए दी गई है, महत्व बताया कि शैवाल जो कि जलीय तंत्र में रहते हैं, चाहे वो लवणीय हो चाहे वो स्वच्छ हो, तो वहां पर रहते हैं, जब वो ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो बॉडी से ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और ऑक्सीजन अपने चारों ओर जल के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। मींस जल के अंदर घुली ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने का कार्य करते हैं एल्गी। जिस प्रकार पृथ्वी के ऊपर पेड़ पौधे लगाकर हम पृथ्वी का एटमॉस्फेयर नीट एंड क्लीन करते हैं, उसी प्रकार से जलीय तंत्र का एटमॉस्फेयर ये क्लीन करते हैं ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाकर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट माना गया है वहां पर कि जो शैवाल है, ये शैवाल जलीय तंत्र में मुख्य भोजन के उत्पादक होते हैं। जब आप पादप पल्वक की बात करते हैं तो पादप पल्वक में ये ही तो पादप पल्वक की तरह कार्य करते हैं। तो एक तरीके से पूरी खाद्य श्रृंखला में मेन जो भोजन का स्रोत है वो शैवाल ही है। इसके अलावा यदि हमारे यूज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ढेर सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो मानव द्वारा खाई जाती है, चाहे वो हरे शैवाल हो, ब्राउन हो, चाहे रेड हो, इन सब में खाने योग्य शैवाल भी मिलते हैं। इसके अलावा जिलेटिनस सब्सटेंस मिलते हैं, चाहे वो ब्राउन से एल्जीन हो, एल्गी से एल्जीन मिलना हो, चाहे रेड एल्गी से वो अगार अगार हो, ढेर सारे सब्सटेंस या कैरेजिनिन हो, वो भी इनसे मिलते हैं। देखिए, ये जो एल्गी हमने बात की शैवाल, इन शैवाल में आगे इंफॉर्मेशन आपके मॉड्यूल से लेते हैं। एक टेबल दी है, उस टेबल को आप यदि स्टडी करेंगे, तीनों शैवाल को आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो बहुत सिंपल है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। कोशिका भित्ति की बात करें तो ग्रीन एल्गी में आप जानते हैं सेलुलोज एंड पैक्टीन की है। यदि मैं ब्राउन एल्गी की बात करूं तो सेलुलोज एंड एल्जीन की है। यदि मैं रेड एल्गी की बात करूं तो सेलुलोज एंड पॉलीसल्फेट एस्टर की है। इसके बाद में यदि हम बात करें संचित भोज्य पदार्थ तो स्टार्च है ग्रीन एल्गी में। ब्राउन एल्गी के अंदर मैनिटोल एंड लैमिनेरिन एंड लैमिनिन एंड मैनिटोल। रेड एल्गी के अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च है। इसके अलावा यदि हम बात करें इसके अंदर कि इनके अंदर मिलने वाला जो कशाब है, मीन्स मोटाइल स्ट्रक्चर, तो यदि आप ग्रीन एल्गी को देखें तो उसके एपिकल साइड में 2 से लेकर 8 तक फ्लैजिला हो सकते हैं और ऊपर लगे होंगे। जबकि यदि हम बात करें किसके अंदर, ब्राउन एल्गी में, तो साइड में लगे हैं पार्श्व और अनइक्वल साइज के होते हैं, एक बड़ा एक छोटा, ध्यान रखें, पायरिफॉर्म नाशपाती के आकार के। या जबकि लाल शैवाल में किसी भी प्रकार की कोई जो है चल बीजाणु या चल युक्त कोशिका नहीं मिलती है, अचल ही रहते हैं। इसके अलावा यदि इनके आप आवास की बात करें तो आवास को यदि देखें तो ग्रीन एल्गी मुख्यतः स्वच्छ जल में मिलते हैं, लेकिन कुछ सदस्य लवणीय में भी मिलते हैं।
यदि हम ब्राउन की बात करें तो मुख्यतः लवणीय में मिलते हैं। ब्राउन एल्गी मुख्यतः समुद्र में मिलते हैं, लवणीय मतलब, और कुछ सदस्य अलवणीय मतलब झील तालाबों में भी मिलते हैं। रेड एल्गी के अंदर भी यही है, मुख्यतः लवणीय में मिलते हैं समुद्र में, एक कुछ सदस्य अलवणीय में भी मिलते हैं। मतलब आप फिक्स नहीं कर सकते कि कोई पर्टिकुलर वर्ग या क्लास है तो वो लवणीय है, ऐसा नहीं है। कुछ सदस्य लवणीय में भी हैं और कुछ सदस्य अलवणीय में भी आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा एक टेबल दिया है। पिगमेंट्स दिए हैं, पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए है, बी ग्रीन के अंदर है, ब्राउन के अंदर क्लोरोफिल ए सी है, और यदि हम बात करें रेड के अंदर तो क्लोरोफिल ए के साथ डी एंड फाइको एरिथ्रिन भी मिलता है। तो टेबल बहुत सिंपल है याद करने, यदि आपने तीनों क्लास को अच्छे से समझा है तो उसको कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। एल्गी में और बताया कि कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो एनिमल्स के ऊपर ग्रो करते हैं, एपिजोइक बोलते हैं, जैसे मोलस्का के ऊपर साइनेडोर ये ग्रो कर जाता है, क्लेडोफोरा। इसके अलावा कुछ स्लोथ बेयर जो भालू होते हैं हमारे एशिया में मिलने वाले, उनकी बॉडी के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं। कि फूड बनाना जानते हैं, शेल्टर चाहिए, तो एनिमल्स के ऊपर मिलने वाले एल्गी को एपिजोइक कहा जाता है। एनिमल्स के ऊपर, कोई मोलस्का के ऊपर ग्रो कर रहा है, मोलस्क के ऊपर, स्नेल्स के ऊपर, घोंघों के ऊपर, और कुछ स्लोथ बेयर के ऊपर भी ग्रो कर लेते हैं। इसमें एक और खास इंफॉर्मेशन दी है जो आपको याद रखनी है। एनसीईआरटी में केवल शेप के नाम दिए हैं, कौन सी शेप्स किस में मिलती हैं क्लोरोप्लास्ट की वो नहीं बात की। इसलिए हमने यहाँ पर एक टेबल यहाँ पर भी बनाया है, मॉड्यूल में भी है। हमने यहाँ पर जो बनाया है वो है नेम ऑफ एल्गी, एल्गी के कुछ नेम है और उनके अंदर मिलने वाली क्लोरोप्लास्ट की शेप्स। जैसे कारा के अंदर डिस्कोइड बिम्बाब मिलता है, फ्रिस्चेला के अंदर प्लेट नुमा मिलता है, क्लेमाइडोमोनास के अंदर प्याले नुमा कप शेप मिलता है, यूलोथ्रिक्स के अंदर मेखलाकार मिलता है गर्डल, स्पायरोगायरा के अंदर सर्पिलाकार स्पाइरल शेप्ड, जिग्निमा के अंदर ताराकार मिलता है स्टार शेप्ड। तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ एल्गी लेकर उनकी शेप समझाइए, आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया है मॉड्यूल में, थैलोफाइटा। वैसे तो थैलोफाइटा हम स्टार्टिंग में ही पढ़ लेते, लेकिन आप समझिए, अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन, दो जगत जो प्रणाली दी थी लीनियस ने, उन्होंने इस पृथ्वी के ऊपर जीव जंतुओं को दो जगत में विभाजित किया, एक पादप जगत, दूसरा जंतु जगत, राइट। पादप जगत के अंदर डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज बनाई। तो पादप जगत के अंदर यदि देखें तो उन्होंने दो जगत में, पादप जगत के अंदर एक बनाया शैवाल, कवक और प्रोकैरियोट्स को रखा थैलोफाइटा के अंदर। पादप जगत में उन्होंने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म रखा। तो थैलोफाइटा में कौन रखे? थैलोफाइटा में ऐसे सदस्य रखे जिनके अंदर असंवहनीय उत्तक मतलब वैस्कुलर जाइलम फ्लोएम नहीं मिलता है। देखिए थैलोफाइटा में रखे तो शैवाल, कवक, प्रोकैरियोट्स आ गए। इसके अलावा उनके अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे पूधानी एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन को अंडधानी ऊगोनियम कहते हैं। और ये मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, पूधानी और अंडधानी एक कोशिकीय है, वह जैकेट विहीन होता है, कोई कवरिंग नहीं होती। थैलोफाइटा का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास जो लक्षण है वो है कि इनके अंदर जाइगोटिक मियोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से इनके अंदर भ्रूण का निर्माण नहीं होता। याद रखें, थैलोफाइटा का अद्वितीय लक्षण है अद्वितीय लक्षण है भ्रूण का निर्माण नहीं होना, इसलिए इनको अभ्रूणीय नॉन एम्ब्रियोफाइट्स भी कहा जाता है। याद रखें, थैलोफाइटा को नॉन एम्ब्रियोफाइट्स, तो कह सकते हैं कि जो हम शैवाल पढ़ रहे हैं वो थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर रखे हैं, जो कवक पढ़े हैं वो भी थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर आते हैं, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार यदि बात करें। देखिए यहां पर और एक इंफॉर्मेशन दी है आपके इसमें कि जो दो ग्रुप बताए, एक तो बताया क्रिप्टोगैमिया, दूसरा बनाया है फैनरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स के अंदर उन सदस्यों को रखा है जिनके अंदर सीड का, फ्लावर का ये फॉर्मेशन नहीं है। क्रिप्टोगैम्स जिनके अंदर और जो सेक्स ऑर्गन है वो हिडन है, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को क्रिप्टोगैम्स में रखा है, जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को फैनरोगैम्स के अंदर रखा है। तो क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैमिक प्लांट्स, क्रिप्टोगैम्स यदि आ जाए तो थैलोफाइटा मींस एल्गी, ब्रायो और टेरिडो जाएगा। यदि आए फैनरोगैम्स
तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये था यहाँ पर टोटल प्लांट किंगडम पादप जगत के अंदर सबसे पहला जो ग्रुप था वो था शैवाल, जिसको आपने डिटेल में यहाँ पर स्टडी किया। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट एडवांस प्लांट्स इससे शैवाल से, वह है ब्रायोफाइटा। शैवाल के बाद में बात करते हैं नेक्स्ट शैवाल से एडवांस ग्रुप, वो है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट्स शब्द की यदि बात करें तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले प्रतिपादित किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने ब्रायोफाइट्स का जो अध्ययन किया जाता है उस ब्रांच को ब्रायोलॉजी कहा जाता है। ब्रायोलॉजी, हेडविग को ब्रायोलॉजी के जनक माना जाता है, लेकिन कुछ वनस्पति शास्त्री बॉटनिस्ट केवर्ट्स को भी ब्रायोलॉजी के जनक फादर मानते हैं। लेकिन भारत के अंदर यदि बात करें तो प्रोफेसर शिवराम कश्यप को भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक माना जाता है। ये आपको नाम याद रखना है, प्रोफेसर शिवराम कश्यप, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर के बारे में। देखिए एल्गी के बाद में ब्रायोफाइट्स, एल्गी कहते हैं कि एल्गी जो है, एल्गी में भी कौन, ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल से आए हैं ब्रायोफाइट्स। इन ब्रायोफाइटा के एंसेस्टर्स माने जाते हैं ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल। तो ब्रायोफाइट्स प्रथम स्थलीय पादप है। कुछ ऐसा रहा होगा कि कुछ हरे शैवाल ने सोचा होगा कि बहुत हुआ पानी में रहना, चलो अब लैंड पर चलते हैं। तो पहली बार यदि कहें कि अब तक जो हमने बात की पादप की, शैवाल की, वो तो पूर्ण रूप से जल में ही रहते थे। ये पहले ऐसे पादप हैं जो लैंड पर आए हैं। प्रथम स्थलीय पादप ब्रायोफाइट्स है। तो ब्रायोफाइटा जलीय पादपों से उत्पत्ति हुई है इनकी। ये पुष्टि भी की है वैज्ञानिकों ने, कैसे कि इनके अंदर कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसे लक्षण मिलते हैं जो बताते हैं कि ये इनके जो एंसेस्टर है, पूर्वज, वो जलीय रहे होंगे। कैसे, स्थल पर है लेकिन फिर भी इनके अंदर एयर कैनाल का पाया जाना। एयर कैनाल जलीय पादपों के अंदर ही मिलती है। और दूसरा, इनके नर युग्मक पुमणु, एंथीरोजॉइड नर युग्मक का फ्लैजिलेटेड, कशाभिकीय, चलनशील होना। देखिए यदि नर युग्मक चलनशील है, मीन्स उसके अंदर कशाभ है, तो कशाभ का होना ये पुष्टि करता है कि इनका जो पुमणु है, एंथीरोजॉइड नर युग्मक है, वो जल की सहायता से निषेचन के लिए जाएगा। तो इनके अंदर एयर कैनाल का मिलना और इनके अंदर इनके नर युग्मक का चलनशील युग्मक द्विकशाभिक या कशाभिक होना, ये बताता है कि इनके पूर्वज जलीय पादप रहे हैं। तो जल से आए हैं। पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं इनको, याद रखें। क्यों? जब एम्फीबियंस जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, उसी प्रकार ये स्थल पर तो है, नो डाउट कि स्थल पर आ गए हैं, लेकिन फिर भी इनको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए इनके लिए जल अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, सोच सकते हैं आप। देखिए ग्रो कर रहे हैं ठीक है स्थल पर, लेकिन जब निषेचन का समय, रिप्रोडक्शन का, जनन का समय आता है, तब इनका नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए उसको जल ही एक माध्यम चाहिए, जल को एक माध्यम के रूप में लेता है। इसलिए इनको जीवन चक्र पूरा करने के लिए जल की अति आवश्यकता होती है। इसलिए इन्हें जल और स्थल दोनों पर चाहिए, इसलिए इनको उभयचर बोला जाता है। पादप जगत के उभयचर हैं, एम्फीबियंस हैं प्लांट किंगडम के। इनके पास संवहनीय ऊतक का अभाव है, अनुपस्थित होता है। मीन्स इनमें जाइलम फ्लोएम की उम्मीद ना करें आप, जाइलम फ्लोएम इनमें नहीं मिलता है, जाइलम फ्लोएम नहीं है, ध्यान रखें। तो इनमें जल किस तरीके से, यही वजह है, जाइलम फ्लोएम ना होने की वजह से ऊंचाई में ज़्यादा नहीं होते। मैं बता दूं आपकी इनकी सामान्यतः हाइट इतने ऊंचे, इतने ऊंचे, इतने ऊंचे, इतने ऊंचे, बस। ऐसे नहीं कि आपको पूरे ट्री की तरह, यूकेलिप्टस की तरह या रेडवुड ट्री की तरह मिलेंगे। बहुत छोटे साइज के होते हैं, इतने साइज के होते हैं कि इनका जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, सेल है, वही कैपिलरी मूवमेंट की हेल्प से जल इतनी ऊंचाई तक चढ़ा देती है, क्योंकि इनके अंदर जाइलम फ्लोएम संवहनीय ऊतकों का अभाव होता है, होते नहीं। निषेचन के लिए जल की आवश्यकता है, याद रखें।
यदि इनको निषेचन के समय, जनन के समय जल नहीं मिला तो ये निषेचन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए जल की ही सहायता लेता है। ज़ोइडोगैमी इनके अंदर देखने के लिए मिलता है, तो इसलिए जीवन चक्र पूरा करना है या इनका नंबर बढ़ना है तो इनके लिए जल आवश्यक है। यही वजह है कि ये जल के आसपास वाले एरिया में ही ग्रो करते हैं। लैंड पर तो हैं, लेकिन ये नदी के किनारे में, नालों के किनारे पर, झील एवं तालाबों के किनारों पर ग्रो करते हुए आपको मिलेंगे। जड़, तना व पत्ती अनुपस्थित होती है, याद रखें। जड़, रूट, स्टेम, लीव्स इनके अंदर नहीं मिलती है। हाँ, हो सकता है कि जड़ के समान संरचना, तने के समान संरचना, पत्ती के समान संरचना मिल सकती है, लेकिन वो सत्य जड़ तना पत्ती नहीं होगी। कुछ में दिखाई देता है कि पत्ती नुमा संरचना दिख रही है, तने नुमा संरचना दिख रही है, लेकिन वो सत्य जड़ तना पत्ती नहीं होती है। ये नम व छायादार स्थानों पर उगना पसंद करते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में ये ग्रो नहीं करते हैं क्योंकि इनको सूखने का डर रहता है, इसलिए शेड में, गीली जगह पर आपको पत्थरों के पीछे आपको ग्रो करते हुए मिल जाएंगे। और ऐसी नेचर को, ब्रायोफाइटा को छाया प्रिय पादप या स्कायोफाइट्स कहा जाता है। इंग्लिश में स्कायोफाइट्स, हिंदी में छाया प्रिय पादप कहते हैं। ये कुछ जनरल सामान्य गुण थे, कैरेक्टर थे, जिससे आपको समझ में आया कि भाई ब्रायोफाइटा जो है वो उभयचर है पादप जगत के। इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती, संवहन या उत्तक नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना। उनका नर युग्मक जो है वो कशाभिक होता है और उसे जल की आवश्यकता होती है निषेचन के लिए। अब हम पूरा इंफॉर्मेशन एक डायग्राम की हेल्प से, एक जीवन चक्र की सहायता से समझेंगे। इस जीवन चक्र की सहायता से आपको ब्रायोफाइटा का जो जीवन चक्र है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं कहूँगा कि ब्रायोफाइटा पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में केवल मात्र आपको एग्जाम्पल याद करने हैं। ब्रायोफाइट्स का जीवन चक्र देखिए, ब्रायोफाइटा का जो मुख्य मेन शरीर होता है, मुख्य जो बॉडी होती है, मेन बॉडी, वो जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होती और वो युग्मकोद्भिद होती है, मीन्स गैमिटोफिटिक होती है। ये रही गैमिटोफिटिक बॉडी। यहाँ पर मैंने ऐसे ब्रायोफाइटा का उदाहरण लिया है जिसमें गैमिटोफिटिक है, तो क्या बनाएगी? गैमीट्स। और गैमीट्स बनाने के लिए, युग्मक बनाने के लिए क्या होंगे? जननांग। गैमीट्स बनाने के लिए क्या होंगे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जननांग। तो यहाँ पर मैंने जो युग्मकोद्भिद लिया है या बॉडी ली है किसी ब्रायोफाइटा की, यहाँ पर मैंने दो बॉडी दिखाई है। दो का मतलब ये कि मैंने ऐसा उदाहरण लिया है जिसमें नर जननांग एवं मादा जननांग अलग अलग गैमिटोफाइट या युग्मकोद्भिद पर बनते हैं। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जैसे रिक्शिया, उसमें एक ही बॉडी पर बन जाते हैं, लेकिन मार्केंशिया में अलग अलग बॉडी पर नर एवं मादा अलग अलग बॉडी पर बनते हैं। वो आपको याद रखना है। अब देखिए, ये है युग्मकोद्भिद गैमिटोफाइट। गैमिटोफाइट ब्रायोफाइटा का अपने आप में इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होता है, अपना भोजन खुद बनाना जानता है, प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी होता है। ये याद रखना है कि ब्रायोफाइटा का जो गैमिटोफाइट है वो स्वतंत्र होता है, प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी होता है। इसके पास, इनकी बॉडी फ्लैट ऐसी होती है, जड़, तना, पत्ती जैसा कुछ होता नहीं है। इनके पास राइजोइड होते हैं जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करने के लिए। इनके ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जो भोजन बनाता है। तो युग्मकोद्भिद क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी, स्वतंत्र। पढ़ा है ऐसे। और अब आया जनन करने का टाइम, तो इसके ऊपर जननांग बनना शुरू होंगे। तो जननांग बनेंगे तो नर जो युग्मकोद्भिद है उस पर बनती है पूधानी, जिन्हें कहते हैं एंथ्रीडियम, और मादा जननांग पर बनती हैं स्त्रीधानी, जिन्हें कहते हैं आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम। अब हमने यहाँ से एंथ्रीडियम को रखने वाली ये जो स्टॉक है इसको एंथ्रीडियोफोर, आर्कीगोनियम को रखने वाली स्टॉक जो है ये, इसको आर्कीगोनियोफोर कहते हैं। हमने एक एंथ्रीडियम को यहाँ निकाला और देखा ये एक एंथ्रीडियम है, राइट। इस एंथ्रीडियम में ढेर सारी कोशिकाएं अंदर सेंटर में, और ये सभी कोशिकाएं धीरे धीरे नर युग्मक में कन्वर्ट हो जाती है। पूधानी यहाँ से रप्चर हो जाती है और ढेर सारे असंख्य नर युग्मक को जल के अंदर फ्री कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। तो याद रखें कि ब्रायोफाइटा में जो पूधानी नर जननांग है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन है, उसमें ढेर सारे असंख्य
पुमणुओं का निर्माण होता है। एंथ्रीडियम एंथीरोजोइड का निर्माण करती है। तो ये पुमणु है, एंथीरोजोइड है, ये रिलीज कर दी और पानी में घूम रहे हैं और मादा जननांग फीमेल सेक्स ऑर्गन की ओर अपना अप्रोच करते हैं। अब ये जो पुमणु है एंथीरोजोइड हैप्लॉइड जो है, इसका यदि आप देखें बॉडी तो ये कोमाकार होता है, कोमा शेप, और द्विकशाभिक होता है। याद रखें, बाई फ्लैजिलेटेड होता है और कोमा के आकार का होता है। असंख्य पुमणु, असंख्य एंथीरोजोइड जल के अंदर घूमते रहते हैं, एग तक पहुंच बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो याद रहे, ये जो नर युग्मकोद्भिद है पूरा का पूरा अगुणित है, हैप्लॉइड है, इसलिए पूधानी की कोशिका, राइजोइड की कोशिका, ये सब जो है क्या होगी, अगुणित हैप्लॉइड। चलिए, अब पुमणु तो तैयार हो गया है, अब देखते हैं कि मादा जननांग कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, ये है मादा युग्मकोद्भिद, फीमेल गैमिटोफाइट, इसके ऊपर ये स्टॉक है, इसको बोलते हैं स्त्रीधानी धर कह दो या आर्किगोनियोफोर कह दो, और यहाँ पर ढेर सारी आर्किगोनिया है। आर्किगोनिया जो है, हमने एक आर्किगोनिया को बाहर निकालकर बड़े साइज का करके देखा तो ये फ्लास्क के समान संरचना दिखाई दी। ब्रायोफाइटा की जो आर्किगोनिया है वो ऐसी होती है जैसे प्रयोगशाला में रखा हुआ कांच का फ्लास्क, नीचे से फूला हुआ और ऊपर से नैरो। एक स्त्री धानी के अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनके नाम हमने यहाँ दिए हैं। ऊपर साइड में देखिए, ये जो एक तरीके से बोतल के समान संरचना है जिसमें ढक्कन लगा हुआ है, 4 सेल की जो 4 कोशिकाएं होती है वो क्राउन सेल या ढक्कन कोशिका, लिड सेल का निर्माण करती है, पैक करके रखती है। उसके बाद में जो गर्दन है, इसमें ढेर सारी सेल होती है, इनको बोलते हैं एनसीसी। एनसीसी का फुल फॉर्म है नेक कैनाल सेल। एनसीसी का फुल फॉर्म है नेक कैनाल सेल। ये नेक को फिल करके रखती है, नेक से कुछ भी अंदर नहीं जा सकता। उसके बाद में जो फूला हुआ पार्ट होता है इसको वेंटर कहते हैं, वेंटर, याद रखें। वेंटर में वीसीसी होती है, वेंटर कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल, और फिर प्रेजेंट होता है युग्मक एग। याद रखें, एक सिंगल एग बनता है, इसे उसको सुरक्षा के घेरे में रखना अनिवार्य है, नहीं तो कोई भी डैमेज कर देगा। तो देखिए, उस एग को बचाने के लिए वीसीसी है, वेंटर कैनाल सेल है, एनसीसी है, और फिर बाहर क्राउन सेल या लिड सेल है, तब जाकर बहुत ही सुरक्षा के घेरे में रखा है एग, हैप्लॉइड जो गैमीट है। अब क्या होता है, जब ये आर्किगोनिया तैयार हो जाती है फ्यूजन के लिए, तो इसमें क्राउन सेल, एनसीसी एंड वीसीसी जो है ये तीनों डैमेज हो जाती है, रप्चर हो जाती है, हट जाती है। जब ये हटती हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, जब ये हटती हैं तो इनकी बॉडी से ही इसके माउथ पर, यहाँ पर वेंटर के मुंह पर एक सब्सटेंस रिलीज करके जाती है। ये मरते हुए क्राउन सेल, एनसीसी, वीसीसी खत्म होते हुए, डीजेनरेट होते हुए, डिस्ट्रॉय होते हुए यहाँ पर एक अट्रैक्टिव मटेरियल, केमिकल, रसायन छोड़कर जाती है। वो रसायन पुमणुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए, पुमणुओं को अपनी ओर आकर्षित किया रसायन की सहायता से, इसी को कीमोटैक्टिक कहते हैं, रसायन आकर्षित कहते हैं। और यहाँ पर पुमणु जल की सहायता से जाता है, जल में तैरते हुए जाएगा तो इसको कहेंगे ज़ोइडोगैमी। तो याद रखें, जो लोअर पादप होते हैं, लोअर प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर नर युग्मक जल की सहायता से जाता है, इसी को ज़ोइडोगैमी कहते हैं, ज़ोइडोगैमी। सो पुमणु जल की सहायता से पहुंच गया, रसायन ने उसको खींचा, यहाँ पर अंडा है ये एग, और यहाँ पर पहुंच गया। देखिए, ये आपको कोमा शेप दिख रहा होगा, एग है, मिल गए, फ्यूजन हुआ, निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया है। फर्टिलाइजेशन के बाद में बन गया युग्मनज, जिसे कहते हैं जाइगोट डिप्लॉइड। 2n nn आपस में फ्यूज किए, जाइगोट बन गया है। अब इस जाइगोट के अंदर समसूत्री विभाजन होता है, याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ब्रायोफाइटा में जुड़ता है। अभी तक आपने युग्मनज के अंदर अर्धसूत्री विभाजन, जाइगोटिक मियोसिस ही पढ़ा है। यही वजह है कि वहां पर भ्रूण का निर्माण नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर जाइगोट के अंदर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, समसूत्री विभाजन होता है, जिसकी वजह से बहुकोशिकीय डिप्लॉइड मास बन जाता है। इस बहुकोशिकीय डिप्लॉइड मास को हम
भ्रूण कहते हैं। इसलिए पहली बार भ्रूण का निर्माण यदि मैं पादप की बात करूं तो वो ब्रायोफाइटा के अंदर देखने के लिए मिलता है। याद रखना है, अब तो आगे टेरिडो, जिम्नो, एंजियो सब में मिलता है भ्रूण, लेकिन पहली बार भ्रूण कहां पर देखने के लिए मिला? किस पादप में मिला? शैवाल में नहीं, ब्रायोफाइटा के अंदर। तो ये जो भ्रूण है ये और ग्रो करते हुए ये डिफरेंशिएट हो जाता है बीजाणु उद्भिद में, स्पोरोफाइट में। यदि बात करें तो ब्रायोफाइटा का स्पोरोफाइट जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है। सामान्यतः आप पढ़ेंगे, समझेंगे, जब पूरा पादप जगत समझ लेंगे कि जड़ तना पत्ती में जो विभेदित होता है वो बीजाणुद्भिद होता है। बीजाणुद्भिद जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है, लेकिन ब्रायोफाइटा के अंदर जो स्पोरोफाइट है, बीजाणुद्भिद है, वो जड़ तना पत्ती में विभेदित न होकर फुट, पाद, सीटा, कैप्सूल, फुट, सीटा, कैप्सूल के अंदर विभेदित होता है। तो फुट, सीटा, कैप्सूल, ये जो पाद है, फुट है, ये युग्मकोद्भिद के अंदर धसा रहता है। याद रखें, धसा रहता है, ये युग्मकोद्भिद है और यहां से जल एवं खनिज लवण को अवशोषण करता रहता है। ये सीटा के माध्यम से कैप्सूल में पहुंचता है। कैप्सूल के अंदर ढेर सारी असंख्य स्पोर मदर सेल, स्पोर मात्र, बीजाणु मात्र कोशिका होती है, जिसे शॉर्ट में हमने SMC लिखा है, बीजाणु मात्र कोशिका। बीजाणु मात्र कोशिका क्या आप मुझे बता सकते हैं कैसी है? 2N है। याद रखें, यदि मैं आपसे कैप्सूल की कोशिका की बात करूं तो वो भी 2N है, सीटा की कोशिका की बात करूं वो भी 2N है, यदि मैं आपसे फुट की कोशिका की बात करूं तो वो भी 2N है, क्योंकि आप स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद पढ़ रहे हैं और बीजाणुद्भिद हमेशा डिप्लॉयड द्विगुणित ही होते हैं। ब्रायोफाइटा के स्पोरोफाइट को स्पोरोगोनियम भी कहा जाता है। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है। यदि मैं आपसे कहूं कि ये जो स्पोरोफाइट है, बीजाणुद्भिद, स्पोरोफाइट, स्पोरोगोनियम, ये कहां बना है? आप कहेंगे कि ये जाइगोट से तो बना है, जाइगोट से एम्ब्रियो, भ्रूण, भ्रूण से ये। तो जाइगोट कहां बना है? जाइगोट कहां? जाइगोट वेंटर में बना है। और ये जाइगोट, ये वेंटर है कहां? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह बच्चा गलती कर देता है, ये स्पोरोफाइट यहां पर बना हुआ है, ये मैंने बनाया, स्पोरोफाइट यहां पर बना हुआ है। याद रखना है, स्पोरोफाइट यहां पर बना है, ये स्पोरोफाइट यहां पर बना है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट को जल, खनिज लवण या भोजन की पूर्ति मादा युग्मकोद्भिद करा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि ब्रायोफाइटा के अंदर बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद के ऊपर निर्भर होते हैं। ये एक यूनिक कैरेक्टर है, विशिष्ट लक्षण है ब्रायोफाइटा का, बल्कि ब्रायोफाइटा में युग्मकोद्भिद स्वतंत्र प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जबकि बीजाणुद्भिद पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से युग्मकोद्भिद के ऊपर निर्भर होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो कुछ इस प्रकार ये बीजाणुद्भिद है और मादा युग्मकोद्भिद से उसको नरिशमेंट, पोषण मिल रहा है। अब देखिए कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल, बीजाणु मात्र कोशिका है, उनके अंदर होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होने से बनते हैं बीजाणु। ये हमने बीजाणु यहां दिखाए हैं। बीजाणु रिलीज हुए। बीजाणु कैसे हैं? अगुणित हैप्लॉइड। बीजाणु के अंदर अंकुरण हुआ, ये बीजाणु ने अंकुरण किया, बना दिया युग्मकोद्भिद। यदि बीजाणु अंकुरण करके डायरेक्ट युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं तो वह लीवरवर्ट्स एंड होर्नवर्ट्स हो सकता है। अभी इसके बाद में जो नेक्स्ट फुटेज आएगी उसमें आप पढ़ेंगे कि ब्रायोफाइटा को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट एंड मॉसेस। तो यदि बीजाणु का अंकुरण प्रत्यक्ष हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है निकलने के बाद में, जैसे यहां निकले और डायरेक्ट बना दिया, तो इसको ये कंडीशन आपको लीवरवर्ट एंड हॉर्नवर्ट में मिलेगी। लेकिन यदि बीजाणु निकलने के बाद में उनसे पहले हरे रंग की सर्पिलाकार क्रीपिंग संरचना, धागेनुमा संरचना बने और उस धागेनुमा संरचना से भी और धागेनुमा संरचना बने, इन धागेनुमा संरचना को प्रोटोनीमा कहते हैं। अब प्रोटोनीमा निर्माण तो हो गया, लेकिन युग्मकोद्भिद कैसे बनेगा? प्रोटोनीमा में लास्ट में यहां पर पार्श्वी बर्ड्स बनती हैं, बर्ड्स, कलिकाएं।
कलिकाएं, लैटरल बड्स कहते हैं इंग्लिश में, पार्श्व कलिकाएं बनती हैं और ये हर एक प्रत्येक कलिकाएं यहां से हटकर युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है। इसलिए कहते हैं कि मोस के अंदर, क्यों कहते हैं मोस के अंदर, एनसीईआरटी क्यों कहती है कि मोस के अंदर अप्रत्यक्ष अंकुरण मिलता है। तो ये अप्रत्यक्ष ही तो हुआ, स्पोर निकला, स्पोर ने पहले धागेनुमा संरचना बना दी, जो संरचना डायरेक्ट बीजाणु से निकलती है उसको प्राइमरी प्रोटोनीमा कहते हैं, प्राथमिक, और जो इस बीजाणु के अलावा निकली है इनको द्वितीयक सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहते हैं। सेकेंडरी प्रोटोनीमा से कलिका का निर्माण होता है, बर्ड का, और बर्ड से बनती है युग्मकोद्भिद। एक सिंपल सी चीज आपको यहां नोट करने के लिए मिलेगी, यहां पर एक स्पोर निकला बीजाणु और उससे एक युग्मकोद्भिद बन गया। यहां पर एक स्पोर निकला और उस स्पोर से न जाने कितनी कलिका निकलेगी। इसलिए मोसिस के अंदर असंख्य ग्रिगेरियस बनते हैं, मतलब जहां मोसिस ग्रो करते हैं वहां पर जब वो जनन करते हैं तो एक साथ इकट्ठा ढेर सारे, ज्यादा अधिक संख्या में ग्रिगेरियस तैयार होते हैं। तो ग्रिगेरियस होने के पीछे वजह इनका अप्रत्यक्ष अंकुरण है, और यह अप्रत्यक्ष अंकुरण प्रोटोनीमा की सहायता से जो होता है वो सर्वाइवल के लिए ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि एक से आए तो डिस्ट्रॉय हो सकता है, या एक से 1000 आएंगे, 200-300 यदि डैमेज भी हो गए तो 600-700 फिर भी बच जाएंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मोस के अंदर अप्रत्यक्ष अंकुरण होगा, लीवरवर्ट हॉर्नवर्ट के अंदर प्रत्यक्ष अंकुरण देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, यदि मैं पूरे साइकिल में यदि बात करूं, जैसे कि आपको बताया है कि नो डाउट oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन, oogamous टाइप का अंडयुग्म की, यहां पर इस पूरे साइकिल में यह है बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट्स, यह है गैमेटोफाइट्स। इन दोनों में इंडिपेंडेंट संरचना कौन सी है? स्वतंत्र, युग्मकोद्भिद हैप्लॉइड, राइट। और ये जो बीजाणुद्भिद डिप्लॉइड है ये हैप्लॉइड पर क्या है? निर्भर है। तो जो डोमिनेंसी है, दबदबा है इस साइकिल में, अगुणित का है या द्विगुणित का है? अगुणित का, हैप्लॉइड का। तो जिसका दबदबा है उसका नाम पहले लेंगे, इसीलिए इस साइकिल को हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाता है। ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र होता है हैप्लोडिप्लोन्टिक अंडयुग्मकी oogamous टाइप। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट है जिसे मैं बार बार कह रहा हूं वो ये कि ब्रायोफाइटा के अंदर जो बीजाणुद्भिद स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो गैमेटोफिटिक जनरेशन के ऊपर पूर्ण रूप से या आंशिक तौर पर निर्भर रहती है। आंशिक तौर पर निर्भरता का मतलब ये है कि कई बार कैप्सूल के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आ जाता है, जिसकी वजह से कैप्सूल मींस स्पोरोफाइट भोजन तो खुद बना लेता है, लेकिन तब भी शेल्टर के लिए, आवास के लिए और जल एवं खनिज लवण के लिए वो युग्मकोद्भिद पर निर्भर करता है। तो ऐसी निर्भरता को आंशिक रूप से निर्भर कह सकते हैं। एक कुछ क्लासेस के अंदर आपको मिलेगा जिसमें पूर्ण रूप से निर्भर रहता है, भोजन भी मादा युग्मकोद्भिद से ही लेता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेष गुण है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है, याद रखें, ऑल्ट पीडी एकांतरण देखने के लिए मिलता है। ये युग्मकोद्भिद पीडी है, ये बीजाणुद्भिद पीडी है, बीजाणुद्भिद से युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद से बीजाणुभिद, बीजाणुभिद से युग्मकोद्भिद, इसको बोलते हैं पीडी एकांतरण। लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र पीडी एकांतरण नहीं मिलता है, क्योंकि एक पीडी दूसरी पीडी के ऊपर निर्भर है, बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद के ऊपर निर्भर है, इसलिए यहाँ पर स्वतंत्र पीडी एकांतरण देखने के लिए नहीं मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अंकुरण याद रखना है। प्रोटोनीमा का निर्माण मॉस के अंदर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पूरे जीवन चक्र को ड्रॉ करने के बाद, समझने के बाद, आप मॉड्यूल के अंदर या एनसीईआरटी के अंदर जो थ्योरी पार्ट दिया है उसे जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक एक बात क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगी। इसके बाद में, जीवन चक्र के बाद में, हम ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे।